हाँ तो भैया हम लोग यहाँ पर विलेज स्तर या ग्रामीण स्तर पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ग्रामीण स्तर पर जो भी आपकी सोसाइटी होती है वो गांव एक ग्रामीण लेवल पे होती है, और इनको जो लोन क्रेडिट मिलता है वो राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और राज्य सरकार से मिलता है। ठीक है, जिला लेवल पे होती है ना, आपने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देखा ही होगा। ठीक है, और राज्य स्तर पर होती है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रदेश के राज्य स्तर पर जो बैंक संस्था होती है उसे हम लोग एपेक्स बैंक के नाम से बोलते हैं ना, ये याद रखिएगा। राज्य स्तर की जो सहकारी संस्था होती है उसको हम एपेक्स बैंक बोलते हैं। मध्य प्रदेश में एपेक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। अब हमारे देश में सहकारी संस्था का जो ढांचा है त्रिस्तरीय क्यों है? क्योंकि देखिए ग्रामीण लेवल पे होती है, जिला लेवल पे होती है और राज्य स्तरीय लेवल पे होती है, और इसका जो आकार वो स्तूप पिरामिडाकार होता है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सीधा रटने वाली चीज़ें होती है। अब नाबार्ड का क्या भैया, नाबार्ड के बारे में हम लोग ऊपर देखते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कभी कभार। ठीक है, कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड बैंक का सर्वोच्च रिजर्व बैंक का एक हिस्सा है। रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई, उसी का एक हिस्सा है। पर स्पेसिफिक क्या होता है कि आरबीआई जो होती है वो लोन तो देती है, नाबार्ड क्या करती है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पेसिफिक बैंक है। ठीक है, मतलब जो किसानों को कृषि संबंधित तो ग्रामीण विकास के लिए स्पेसिफिक नाबार्ड बैंक बनाई गई। यह राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न माध्यमों द्वारा ऋण प्रोवाइड करवाती है ना। नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरामन कमेटी याद रखिएगा भैया। ठीक है, कब स्थापना हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सीधा रटने वाला काम है। अभी पूंजी कितनी लगी थी इसका कुछ भी नहीं देखना हमको। ठीक है, ये क्या करते हैं, नाबार्ड अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए रिजर्व बैंक से ऋण ले लेती है, मगर कभी नाबार्ड को पैसा चाहिए तो कहाँ से लेगी? आरबीआई से पैसा ले लेती है। ठीक है, और दीर्घकालीन आवश्यकता अगर लेना है तो वो फिर केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेती है। ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रिजर्व बैंक क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे देश का सर्वोच्च बैंक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि देश का सर्वोच्च बैंक कौन सा है तो आरबीआई। इसे बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1944 को उसको केंद्रीय बैंक बना दिया, सेंट्रल बैंक बनाया गया। और हमारे देश में जितनी भी बैंक होती है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबको कंट्रोल कौन करता है? सबको आरबीआई कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। जितनी भी इंटरेस्ट रेट है, जितनी भी आपकी महंगाई दर है ना, जो भी हो, रेपो रेट क्या होती, कुछ भी बैंकों से संबंधित कुछ भी काम हो सब नियंत्रण करने का कार्य होता है रिजर्व बैंक का। इसलिए इसे बोलते हैं बैंकों का बैंक, है ना। ब्याज दर निर्धारित करना, मुख्यालय कहाँ भैया? मुंबई में है इसको। रिजर्व बैंक ना तो सहकारी बैंक है, न ही सीधे रूप से किसी प्रकार व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुका है। रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से कौन सी बैंक किसानों को ऋण नहीं देती? सभी बैंक ऋण देती है किसानों को, पर रिजर्व बैंक डायरेक्टली सीधे रूप से किसानों को ऋण नहीं देती है। रिजर्व बैंक क्या करती है? सबसे पहले बैंकों को लोन देगी, है ना। मतलब जो भी पैसा 100 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए जितना भी है वो किसको पैसा देगी? बैंकों को। फिर बैंक किसानों को लोन देती है ना। तो कभी भी याद रखना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन शायद पीएटी 2018 या 17 में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से बैंक किसानों को सीधे रूप से ऋण नहीं देती है, तो उसका नाम था आरबीआई। ठीक, कोई भी व्यक्ति हो, आरबीआई हमेशा बैंकों को लोन देती है, ना कि किसी भी व्यक्ति पर्टिकुलर फार्मर्स को। आईएसआई क्या होता है? ये इस आईएसआई मतलब क्या होता है कि भैया इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1 अप्रैल 1987 इसको नाम बदलकर BIS रखा है, भारत मानक ब्यूरो। इसका मुख्यालय कहाँ पर? नागपुर में है। ये क्या करता है कि कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में उसकी क्वालिटी का पता लगाता है ना। लिखा है पदार्थों के गुणों का पता लगाकर मानक पत्र प्रोवाइड करवाता है। आपने देखा होगा कोई भी अगर आप 5 रुपए की चिप्स भी लेने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है सारी चीजें, आप उस पर देख लेना। नाफेड क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, है ना। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन। देखिए मार्केटिंग फेडरेशन और एग्रीकल्चर, तो कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर संबंधित जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है ना। अब चूंकि यहाँ लिखा है निर्यात, तो इसकी स्थापना कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो होता है उसको हमको बढ़ाना है। ठीक है, उसके पर्पज से इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1958 में। मान लिख लीजिएगा 2 अक्टूबर 1958 में। ठीक है,
अब ये क्या होता है कि ये भी बहुत बड़ा एक बड़ा संगठन होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। बस इसका एक ही काम है कि इंडिया में नाफेड क्या करता है कि किसानों की जो भी फसल होती है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको खरीदता है और उसको फॉरेन में, विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। तो कृषि का निर्यात को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये काम, ये सिर्फ यही काम देखता है। अब अन्य कुछ बिंदु आप देख लीजिएगा। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब? 1929 में, ठीक है। एक मार्ग की स्थापना कब हुई भैया? 1937 में हुई थी, ठीक है। और कृषि रेशम अनुसंधान संस्थान बुरहानपुर है, मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर में। अब कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से एग्जाम में इतना क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप देखेंगे। प्रक्षेत्र मतलब होता है फार्म। फार्म का मतलब होता है जनरली अपना है कि एक ऐसा खंड जहाँ पर एक कुछ उसकी सीमाएं, बाउंड्रीज होती है और वहाँ पर फसल उत्पादन का कार्य करता है। जनरली हम लोग उसको अपनी लैंग्वेज में खेत बोलते हैं, है ना, पर उसको पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए? प्रक्षेत्र है, फार्म। अब ये दो प्रकार का होता है, कमर्शियल फार्म या आपका जीवन निर्वाह फार्म, है ना, और ये रिसर्च फार्म या डोमेस्टेशन फार्म। तो ये कुछ भी नहीं, आप इसमें पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं ऊपर ऊपर समझा देता हूँ। कमर्शियल फार्म का मतलब होता है कि सीधी सी बात में आपने अच्छी टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना है और अधिकतम आपको प्रॉफिट कमाना है। पर हमारे देश में ऐसे कमर्शियल फार्म तो है नहीं। हमारे जो किसान हैं, ज़्यादातर 75 से 80% किसान तो आपके मार्जिनल फार्मर, जिनके पास 5 हेक्टेयर 4 से 5 हेक्टेयर के नीचे ही ज़मीन है ना। तो अब क्योंकि ये क्या करते हैं कि पहले अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने आजीविकी, जैसे मान लो जीवन निर्वाह फार्म क्या होता है कि पहले वहाँ जो किसान खेती करता है वो अपने पेट को पालने के लिए, अपने को जीने के लिए पहले वो वहाँ से खेती करता है, उससे वो करता है। बाद में उसको लगता है कि यार ये फसल मेरे पास बची हुई, तो उसको वो बेच देता है। इन फार्मों की संख्या हमारे देश में सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, हमारे देश में जीवन निर्वाह फार्म सबसे ज़्यादा है। अनुसंधान फार्म क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ अनुसंधान का काम किया जाता है। प्रदर्शनी फार्म मतलब वहाँ पर सिर्फ प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे किसानों के बीच में नई नई तकनीकें उनके बीच में पहुँचाई जाती है। मजदूर भैया, दो प्रकार के मजदूर होते हैं, कुशल अकुशल, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब है कि जो अच्छा थोड़ा सा टेक्निकल हो, और अकुशल का मतलब जो टेक्निकल ना हो, है ना। ये देख लेना आप लोग। फार्म रिकॉर्ड क्या होता है? फार्म रिकॉर्ड का मतलब होता है कि हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये दो प्रकार का होता है ना। जितने भी फार्म पे जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम लोग कॉपी में लिखते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार का होता है, फिजिकल रिकॉर्ड और एक होता है आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड। हमारे फार्म पर जितने भी फिजिकली पार्ट हैं, जैसे फार्म का नक्शा, है ना, ये क्या जानकारी देता है? फार्म की भौतिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। ये वित्तीय स्थिति के बारे में नहीं, वित्तीय स्थिति का मतलब होता है फाइनेंशियल के बारे में नहीं बताता, है ना। जैसे फार्म का नक्शा कितना है भैया, कैसा नक्शा, स्टॉक रजिस्टर कैसा, खसरा, खतौनी, भूमि अभिलेख, पशु, हमारे फार्म पशु कितने हैं, हमारी फार्म में जमीन कितनी, कौन कौन सी फसल उगा रहे हैं, हमारे फार्म में मजदूर कितने हैं, है ना, फसल उत्पादन रजिस्टर है, कौन कौन सी फसल का कितना उत्पादन आया है। ये जो बेसिक चीज़ें होती है जो फिजिकल फॉर्म में आती है, वो सब फिजिकली रिकॉर्ड में आती है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्या होती है कि इसके बारे में वित्तीय स्थिति बताती है। मतलब जैसे फार्म केस कि हमारे फार्म में कितना पैसा आना है, कितना पैसा जा रहा है, फार्म की कितनी आवक है, ठीक है। तो ये सारा जितने भी पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जितना भी काम होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड में होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री रिकॉर्ड क्या होता है कि इसमें साथ में जो भी लेखा जोखा होता है, अभी लेखों में फार्म पर किए जाने वाले कार्यों का वित्त के साथ लेखा जोखा, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना उसके साथ वित्त के साथ लेखा जोखा। जैसे आपने फार्म पर कितना खर्चा हुआ है, नगद बिक्री रजिस्टर कितना हुआ भैया, फार्म इन्वेंट्री क्या है, फार्म में कितना जमा हो रहा है, कितना उधार जा रहा है ना, फार्म की कंडीशंस कैसी। तो ये सब आपका कॉम्प्लीमेंट्री बताता है, ठीक है। खतौनी और खसरा जोत बही क्या होते हैं, हम इसको समझते हैं। अगला आपका टॉपिक है, देखिए खतौनी क्या होता है। खतौनी एक रजिस्टर होता है और ये उन लोगों का इसमें वर्णन होता है जो भूमि के खुद मालिक होते हैं, जमीन के खुद मालिक होते हैं और उस भूमि पर खुद खेती करते हैं, है ना। जैसे किसान आपने देखा होगा तो उसकी खुद की जमीन है तो उसको एक खतौनी मिलती है। ये खतौनी कौन तैयार करता है? खतौनी को तैयार करता है लेखापाल। लेखापाल को हम लोग बोलते हैं पटवारी, है ना। ये तैयार कर लेता है और जनरली ये किसानों को दे देता है। तो उसमें कैसे लिखता है, जो भी अगर उसको चेंज करना है तो वो सब रेट जो इंक होती है उससे ये चेंज करता है। खसरा क्या होती है? लेखापाल इसको 20 अप्रैल तक तैयार कर लेता है। जनरल लेखापाल मतलब पटवारी, ये सब पटवारी का काम होता है, पर ये 1 साल तक अपने पास रखता है। मतलब ये खसरा जो होता है ना, ये किसान को निकाल सकता है खसरा, कोई बात नहीं, पर ये जनरली पटवारी के पास होता है। अब दूसरे वर्ष जुलाई में से जमा करा देता है और खसरा में खेत जोतने वाले किसान का नाम। अब खसरे में क्या क्या लिखा है? किसान फार्मर का नेम क्या है, खेत का क्षेत्रफल एरिया कितना है, कौन सी फसल वो बोता है, सिंचाई के साधन उसके पास कितने। तो जनरली इनका सबका रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं खसरा। खतौनी का मतलब हमारी पावती जो होती है ना, वो खतौनी कहलाती। जोत बही क्या होती है?
जोत भाई एक प्रकार का नोटबुक है जो किसानों को राज्य सरकार द्वारा खेत का खसरा नंबर और क्षेत्रफल आदि की जानकारी रखने के लिए दिया जाता है। अच्छा, खतौनी पावती नहीं होती, जोत भाई जो होती है ना वो पावती होती है। एक नोटबुक होती है जिसमें गवर्नमेंट, आपने देखा भी होगा कि फार्मर के पास एक रजिस्टर्ड एक डायरी होती है जिसमें उसका खेत का खसरा नंबर क्या होता है, उसकी कितनी भूमि है, इसकी जानकारी जनरली उसमें जोत भाई में होती है। तो पावती मतलब जोत भाई। फार्म इन्वेंट्री देखिए, सीधी सी बात, अब यहाँ पर इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फार्म इन्वेंट्री का मतलब ये थी कि फार्म पे जो भी संपत्ति है ना, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको एक सूचीबद्ध बनाना कि भैया मेरे पास इतने रुपए की है, इतनी मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग सब देख लीजिएगा। ये भी 2 प्रकार की होती है, कैसे इसको तैयार करते हैं ये सब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूँगा भैया लागत बाजार विधि, है ना। इस विधि में संपत्ति का मूल्यांकन उसकी वर्तमान कीमत और मूल कीमत दोनों से बाजारों में से कम रहती है, इस आधार पर इसको किया जैसे खाद, बीज, पशु आदि, है ना। इनकी बाजार विधि मतलब बाजार में इनकी कीमत, वर्तमान कीमत कितनी चली उसके आधार पर इनकी कीमत निर्धारित होती है। मूल्यह्रास विधि मतलब डिप्रिसिएशन कॉस्ट, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास ट्रैक्टर है या जो भी आपके पास मशीनरी है ना, तो उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट उसको काट दिया जाता है और ये आपकी मूल्यह्रास विधि निकाली जाती है। जैसे फार्म पर आपका औजार है, आपने 3 साल पहले खरीदा था, वो 1 लाख रुपए में खरीदा था, आज पर उसकी कीमत 1 लाख रुपए की थोड़ी, उसमें कुछ तो उसमें हाश हुआ होगा, कुछ तो उसमें डिप्रिसिएशन हुआ होगा, तो उसको हम लोग उसको हटा देते हैं तो आपकी प्रेजेंट कॉस्ट आ जाती है ना। बाकी इसमें यहाँ से इतने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर हमें इतना टेबल से इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न फार्म संपत्तियों में मूल्यह्रास की दर कितनी दर होती है। अगर हम बिल्डिंग की बात करेंगे तो 1 से 2% प्रति वर्ष होती है, कच्चा मकान की बात करेंगे तो 5% होती है, पक्के नालियों की बात करेंगे तो 5 से 10% होती है। पर हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो जितनी भी फार्म मशीनरी होती है जैसे लाइक ट्रैक्टर, है ना, तो इनमें प्रति वर्ष 10% की कमी आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट और इश्यू का अंडरलाइन कर लिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। अब कैसी कौन सी संपत्ति है जिसमें मूल्यह्रास नहीं होता, मतलब कमी नहीं होती, चाहे खाद है, बीज है, दवाई है, दूध, फल, इनमें कोई इतनी कमी नहीं होती है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। प्रक्षेत्र योजना बजट, फार्म प्लानिंग एंड बजट क्या होती है, तो देखिए इसमें पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं कि फार्म पे कैसे बजट तैयार किया जाता है ना। बजट का मतलब कि भैया हमें इस फार्म पे इस साल इतना इनकम करना है तो हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, है ना। इन दोनों की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे फार्म मान लो, एक चीज़ ये कि पहले तो आपको योजना तैयार करनी पड़ेगी, प्लानिंग बनाना पड़ता है कि मैं इस साल ये क्रॉप लगाऊंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। फार्म बजट मतलब मैं ये क्रॉप लगा रहा हूँ तो मुझे कितना प्राइस मिल सकता है। तो जनरली जो एक सिनेरियो तैयार किया जाता है, सबसे पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग तैयार की जाती है, वो आपकी फार्म प्लानिंग से समझ में आता है आपको कि पहले फार्म पर जो भी आपकी प्लानिंग करना है और उसको बजट, उस प्लानिंग के लिए आपको बजट तैयार करना होता है ना। तो ये आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कौन से क्या है, इसमें ज़्यादा मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ से बताना समर्थन मूल्य, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए समर्थन मूल्य होता है मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होती है कि ये एक ऐसा न्यूनतम मूल्य होता है, मिनिमम वैल्यू होती है, जिसे सरकार क्या करती है, किसानों से अपनी जो भी फसल होती है उसको बोने के पूर्व, उसकी बुआई, उसकी सोइंग के पहले फार्मर उसके लिए डिसाइड कर देती है ना, कि हम इस साल मिनिमम एक रेट होता है जो गवर्नमेंट उस फार्मर्स को देती है ना। चाहे रबी हो खरीफ हो, उसकी अलग अलग होती है और कुछ समय पूर्व घोषित की जाती है, मतलब फसल के बोने के पूर्व घोषित की जाती है। इसे हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। ये देख लीजिएगा आप लोग। अधिकतम मूल्य क्या होता है, स्वदेशी मूल्य क्या होता है और प्रोक्यूरमेंट मूल्य क्या होता है। तो आप इसमें देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। डिटेल्स में ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ से एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं पूछता। अब फार्म लागत क्या होती है कि जितनी भी फार्म पे लागत होती है, चाहे वो परिवर्तन लागत हो चाहे स्थिर लागत हो। देखिए इस प्रकार की लागत बहुत ही कम समय में उत्पादन में परिवर्तन लाती है। जैसे लागत, आप कॉस्ट की बात करें, खाद है, बीज है, दवाई है, मजदूरी। अब मान लो इनमें थोड़ा सा 200 रुपये का मजदूर मिल रहा है, वो 300 का मिलेगा, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है ना। तो ये चेंजेबल कॉस्टिंग आ जाती है। स्थिर लागत एक ऐसी होती है कि इनको आप बदल नहीं सकते, प्रति इकाई उत्पादन पर ना बदल कर लंबे समय तक चल। जैसे आपने एक बार ट्यूबवेल लगा दिया है ना, आपने फार्म बिल्डिंग है, तो इनमें इतनी कॉस्टिंग नहीं आती। एक बार जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी इन्वेस्टमेंट में अपना काम चलता है। तो चलिए भैया ठीक है, ये आपका कृषि अर्थशास्त्र वाला टॉपिक था, है ना। अब ज़्यादा इसमें बचा नहीं है, पर देखिए कृषि अर्थशास्त्र और सर्वेक्षण दोनों को मिलाकर, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है ना। तो ज़्यादा डिटेल्स में आपको जाना नहीं है, ऊपर ऊपर आपको पढ़ना है, ठीक है। और कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके भैया, थैंक यू सो मच।